नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 2 का पाठ 8 बड़े भाई साहब पढ़े। इस पाठ के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्बी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में वे नवाब राय और हिंदी में वो प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करते थे। आजीविका के लिए उन्होंने पहले स्कूल की मास्टरी की, फिर इंस्पेक्टरी, मैनेजरी और पत्रकारिता पत्रिकाओं का संपादन का कार्य किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी, किसानों, दलित वर्ग के दुख दर्द, नारियों की वेदना को का बेजोड़ वर्णन किया है। अपने जीवन काल में ही वे कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहलाए। उनकी भाषागत विशेषताएं ऐसी हैं कि उन्होंने सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा पात्रों के अनुकूल भाषा है। उन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनका पहला जो कहानी संग्रह था सोचे वतन, वो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। उन्होंने अपनी सभी कहानियों को जो है मानसरोवर के अंतर्गत रखा है। यानी मानसरोवर के 8 भाग है। उन 8 भागों में उनकी सभी कहानियों का आई हैं। उनके कुछ उपन्यास हैं: गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनकी अपूर्ण रचना है जो बाद में उनके पुत्र द्वारा पूरी की गई थी। उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। उनका निधन 8 अक्टूबर 1836 को हो गया। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना रोकता। लेकिन इस बुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क होकर करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते, यानी छोटे होते हैं सब काम कर लेते हैं, लेकिन बड़े हैं तो उनको बहुत बार उस कामों को लिए रोक दिया जाता है कि तुम बड़े हो, तुम छोटे बच्चों के लिए क्या मिसाल पैदा करोगे। तो उन्हें जो है बहुत सारे काम करने के लिए मनाही कर जाती है। अब प्रस्तुत पाठ में भी ऐसा है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब है जो है तो छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई भी है। तो उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उसमें बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़े होने के नाते वे खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने की फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है, यानी डूब जाता है, छिप जाता है, नष्ट हो जाता है। पाठ आरंभ करने से पहले आइए जरा इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ पर ध्यान दें। बच्चे, पाठ में जितने भी कठिन शब्द आते हैं आप उनके शब्द, उनके अर्थ को याद रखेंगे, उनकी वर्तनी यानी उनकी मात्रा, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। जितना ज्यादा आप दबाव इन शब्दों पर देंगे, ध्यान रखेंगे, उतना ही आपका जो लेखन कार्य उत्तर जो है वो अच्छे बनेंगे। कठिन शब्द आपको लिखने आ जाएंगे, उनकी वर्तनी पता लग जाएगी, उनके अर्थ पता लग जाएंगे, तो आपके उत्तर जो है और अधिक बेहतर बन जाएंगे और पाठ को समझने में आसानी रहेगी। आरंभ करते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है तालीम यानी शिक्षा। पुख्ता, मजबूत। तंबीही मतलब डांट टपट। सामंजस्य, तालमेल। मसलन, उदाहरण। इबारत होता है लेख। चेष्टा यानी कोशिश। जमात, कक्षा। हर्फ यानी अक्षर। लताड़, डांट डपट। अवहेलना, तिरस्कार। नसीहत यानी सलाह। फजीहत, अपमान करना, अपमानित करना। तिरस्कार, उपेक्षा। लज्जास्पद, शर्मनाक। श्रद्धा यानी आदर सम्मान। शरीक, शामिल होना। आतंक, भय। कनकोआ, पतंग। खुराफात, व्यर्थ की बातें। स्कीम, योजना। कुकर्म, बुरा काम। अभिमान, घमंड। अदब, इज्जत। जहीन, प्रतिभावान। तजुर्बा, अनुभव। बदहवास, बेहाल। ताजुब, आश्चर्य। टास्क, कार्य। हुक्म, आज्ञा। मुमतहिन यानी परीक्षक, प्रयोजन, उद्देश्य। निगरानी, देखभाल। हिमाकत, बेवकूफी। किफायत, बचत। जलील, अपमानित। स्वच्छंदता, आजादी। अव्वल, प्रथम। स्वाधीन, स्वतंत्र। महीप, राजा। अमल करना, पालन करना। अध्ययनशील, पढ़ने लिखने वाला। अप्रिय, जो प्रिय ना लगे, अच्छा ना लगे। दुरुपयोग, अनुचित उपयोग। निस्वाद, बिना स्वाद का। सुक्तिबान, व्यंग्य कथन अर्थात तीखी बातें।
प्राणांतक, प्राण लेने वाला यानी प्राणों का अंत करने वाला। आधिपत्य, प्रभुत्व, साम्राज्य। कांतिहीन, चेहरे पर चमक का ना होना। मेहनत यानी मेहनत, परिश्रम। मोहताज, मोहताज यानी आश्रय। सालाना इम्तिहान, वार्षिक परीक्षा। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। बच्चों, आपने शब्दार्थ में ध्यान दिया होगा, इसमें बहुत सारे शब्द उर्दू के हैं और बहुत सारे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बोलचाल के हैं। अंग्रेजी का शब्द यहाँ टास्क भी आ गया था। चलिए आरंभ करते हैं कहानी। प्रस्तुत कहानी के जो मुख्य पात्र है वो बताते हैं कि उनके जो भाई हैं, बड़े भाई जो हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन पढ़ाई में कितने, कक्षा में मात्र 3 साल आगे हैं। कारण ये है कि वो जो है अपनी पढ़ाई में जल्दबाजी करना नहीं चाहते, जल्दबाजी के पक्षपाती नहीं है। वो एक ही साल की पढ़ाई को 2-2, 3-3 साल लगाते हैं। उनका मानना है कि नींव मजबूत होगी तो मकान भी तो अच्छा बनेगा, यानी बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान कैसा पायदार बन सकता है। यानी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए तो मकान भी बड़ा मजबूत बनेगा। तो ऐसे में वो 1 साल की पढ़ाई के लिए 2-2, 3-3 साल लगाते रहते थे। ऐसे में उम्र में तो उनकी, लेखक की जो उम्र है वो 9 साल की है और जो उनके बड़े भाई हैं वो 14 साल के हैं। तो ऐसे में उनको खुद को अधिकार मिल गया कि वो बड़े हैं और ऐसे में वो छोटे भाई को डांटे डपटे, उन पे निगरानी रखे। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार वो मानते थे, उस पर हुक्म भी चलाते थे और हमेशा उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जो भी हुक्म दे, जो कुछ कहे वो उसको माने। उनके जो बड़े भाई हैं वो स्वभाव से अध्ययनशील थे, यानी जब भी देखो तब किताब लेकर खोल के बैठ रहते, बहुत बहुत देर तक किताबें लेके पढ़ने का दिखावा करते। हालांकि पढ़ते नहीं थे, बहुत बार तो क्या करते थे, अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताब पे कुछ ना कुछ हाशिए पे चित्र बनाते। कभी हाथी, चिड़ी, कुत्ते, बिल्लियों के चित्र बना देते, कभी कभी कोई नाम 1-2 बार, 10-10 बार नाम लिख देते। ऐसे शब्द जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, राधे श्याम, ऐसे ऐसे बहुत सारे वो शब्द लिख देते। और कभी कभी तो बहुत सारे शब्द लिखने के बाद वो एक ज्यादा चित्र बनाते या किसी का चेहरा बनाते थे। अब लेखक जो है वो समझने का प्रयास करते कि आखिर उनके जो बड़े भाई ने जो पहेली नुमा सारे शब्द लिखे, इनका मतलब क्या है। लेकिन क्योंकि वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो 9वीं जमात की बातों को वो कैसे समझते, तो ऐसे में वो उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे और वो कारण भी जानते थे। वो समझ नहीं पाते, छोटे थे और कह भी नहीं सकते थे कि आपने ये क्या लिखा है, क्या समझे। अब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती, तो इसलिए वो शांत रहा करते थे। भाई साहब जहाँ रात दिन पढ़ाई में लगे रहते थे, वहाँ लेखक का स्वभाव बिल्कुल उल्टा। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी बैठ के किताब लेके बैठना उनके लिए पहाड़ लगता था। जैसे ही उनको मौका मिलता वो हॉस्टल से बाहर निकल के खुले मैदानों में आ जाते। कई तरह के खेल खेलते, कभी कंकरियां उछालते, कागज की तितलियां उड़ाते, कभी फाटक पर चढ़कर फाटक को आगे पीछे ऐसे घुमाते जैसे कि मोटर का आनंद ले रहे हो। लेकिन ये सब करते करते भी जब वो कभी लौट के वापस आते हॉस्टल में, तो सबसे पहले उनको भाई का क्रोध झेलना पड़ता और भाई का क्या प्रश्न होता था, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल, यही इसी ध्वनि में पूछा जाता था। अब लेखक के पास इसका कैसा जवाब होता, कोई जवाब नहीं। वो कह नहीं सकते थे कि हाँ मैं खेलने गया था या मैं पढ़ नहीं रहा था, कुछ भी। भाई के पास सामने जवाब देने के लिए हिम्मत उनके पास नहीं होती थी और वो क्या करते, हर समय डांटते थे और डांटते हुए क्या कहते कि तुम इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी में पढ़ते रहोगे, एक भी शब्द सीख नहीं पाओगे, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अगर ऐसा होता तो हरा गहरा नत्थु जो अंग्रेजों का विद्वान ना बन जाता। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो आंखें फोड़नी पड़ती है, रात दिन लगाना पड़ता है। और तुम क्या, तुम तो गोगा बुद्धू हो, तुम कुछ सीख ही नहीं रहे। मुझे भी देखकर तुम्हें सबक नहीं मिलता, मैं कितना पढ़ता हूँ, रात दिन मैं पढ़ता रहता हूँ। तो तुम्हें भी जो है इसी तरह मेरी तरह पढ़ना चाहिए। और अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, उस वक्त बर्बाद करना चाहते हो, अपनी उम्र ऐसे गंवाना चाहते हो, तो बेहतर यही है कि तुम वापस घर चले जाओ। क्यों? ताकि कम से कम यहाँ हॉस्टल में रह के जो तुम पिता की कमाई का खर्चा उठा रहे हो, तो कम से कम वो तो बर्बाद ना होना। दादा यानी उनके पिता जो है इतनी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो तुम उनके पैसों को यूँ बर्बाद क्यों कर रहे हो? बेहतर है कि घर चले जाओ। घर जाके जो मर्ज़ी करो, चाहे गुल्ली-डंडा खेलो, कुछ मर्ज़ी करो। कम से कम पैसा तो बर्बाद नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि तुम जो है, बेहतर तो ये है कि तुम यहाँ से घर ही चले जाओ। भाई साहब की इतनी गुस्से वाली बातें सुनकर जो था लेखक का जो था मन रोने को होने लग जाता। वे खूब बोले ताड़ देते और रोने लगते। भाई साहब जो थे उनकी उपदेश देने की कला में माहिर थे। ऐसी-ऐसी बातें कह देते, ऐसे-ऐसे सूक्तिबान, व्यंग्य वाली बातें करते जो लेखक के हृदय को टुकड़े-टुकड़े कर देता। लेखक की सारी हिम्मत जवाब दे जाती थी। निराशा छा जाती। मन में सोचते निराशा में क्यों ना मैं घर चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि जो काम मेरे बूते का नहीं है, यानी मेरे बस का नहीं है, तो उसमें हाथ डालकर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी खराब करूँ? यानी पढ़ाई-लिखाई मेरे बस की नहीं है। भाई कह ही रहे हैं कि तुम घर चले जाओ,
तो क्यों ना मैं भी घर चला जाता हूँ, मैं क्यों यहाँ रहूँ? पढ़ाई मेरे बस की है ही नहीं, इतना भाई पढ़ता है उतना तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो निराशा के भंवर में आकर वो मन में सोचते कि मैं घर ही चला जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके निराशा के बादल छट जाते, फिर वो अपना हृदय फिर मजबूत करते। मन में तय करते कि नहीं, मैं अब भाई साहब को ऐसा मौका नहीं दूँगा कि वो मुझे डाँटे। अब मैं क्या करूँगा, खूब जी लगाकर पढ़ूँगा और ऐसे में ऐसा पढ़ाई करूँगा कि दोबारा से कभी भाई डाँटेगा नहीं। अब पढ़ाई शुरू करनी है, तो इसके लिए तय किया जाता है कि पढ़ाई के लिए पहले एक टाइम टेबल बनाया जाए। तो खूब बड़ा-सा वो टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल भी ऐसा बनाते हैं कि नाश्ता करते ही सुबह एकदम से पढ़ने बैठ जाओ। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सारे विषय उसमें डाल देते हैं कि कितने-कितनी देर तक क्या-क्या पढ़ना है। अगर देखो 6 से 8 अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, फिर गणित पढ़ रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौट कर आते हैं 3 साढ़े 3 फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत आराम करके भूगोल, उसके बाद फिर ग्रामर, उसके बाद फिर थोड़ी देर आधा घंटा थोड़ा हॉस्टल में टहला, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल बना लेते हैं। उसके बाद आराम। अब इतना बड़ा जो टाइम टेबल बना लेते हैं, उस टाइम टेबल में कहीं भी अपने लिए खेलने के लिए कोई स्थान नहीं रखते। जब वो खेलने के लिए कोई समय ही नहीं रहा, जो खेलना उनको बहुत पसंद है, उसके लिए समय ही नहीं है, तो ऐसे में वो टाइम टेबल अमल ही ना हो पाता। कारण क्या था कि जब वो पढ़ने बैठते, क्योंकि मन तो खेलने वाला करता है, तो बार-बार उनको क्या याद आता है, हरे-भरे मैदान याद आते हैं, कभी फुटबॉल, कभी वॉलीबॉल, कोई मित्र मंडल की बातें, यानी इतने सारे उनको ध्यान आकर्षित करने वाली बातें होती कि वो पढ़ाई को एक तरफ छोड़ फिर से खेलने-कूदने में लग जाते। क्यों? क्योंकि उनको जो खेल पसंद थे। उनका मन ही नहीं लगता था। तो ये आँखें फोड़ किताबें लेके बैठना, तो जब खेलने बैठ जाते तो खेलते-खेलते भूल जाते कि हमने पढ़ाई भी करनी थी। वो टाइम टेबल जो बनाया था उसको उनको फ़ॉलो करना था। ना तो उनको जानलेवा टाइम टेबल याद आता, ना आँखें फोड़ किताबें, ना किसी और बात की याद आती। वो घंटों वैसे से खेलने में लगा देते। भूल जाते कि जब वो लौट के आएँगे तो भाई उनको कैसे डाँटेंगे। क्योंकि भाई जी ने क्या करना है, भाई ने तो आके डाँटना ही है। जब वो खेल-कूद कर वापस आएँगे और आते भाई की नज़र पड़ेगी, भाई फिर पूछेंगे कहाँ थे? तब क्या जवाब देते? लेकिन इतनी घुड़कियाँ डाँट खाने के बावजूद भी वो खेल से उनका मन नहीं उठता था। डाँट खाना मंज़ूर था, लेकिन दबे पाँव वो खेलने के लिए निकल जाते। अब वार्षिक परीक्षा हुई, तो लेखक जो थे वो पास हो गए, पास भी प्रथम श्रेणी में और जो भाई साहब थे वो फेल हो गए। अब जो उनका पढ़ाई का जो अंतर था मात्र 2 साल का रह गया। लेखक के मन में आया कि वो अपने भाई को कहे तो सही कि आपने जितनी घोर तपस्या की थी उसका क्या नतीजा निकला। मैं तो मजे से खेलता भी रहा और फिर भी मैं प्रथम आ गया, अव्वल आ गया। लेकिन भाई साहब तो दुखी बहुत परेशान थे। अब उनके दुख में उनका उन पे घाव पर नमक छिड़कना लेखक को अच्छा नहीं लगा। बोले हाँ, लेखक के मन में अभिमान ज़रूर पैदा हो गया कि हाँ, अब मुझे भाई साहब रोब नहीं जमाएँगे। अब वो आज़ादी से खेलने कूदने लगा। मन में उसकी मजबूती आ गई। उसने कहा अगर वो मुझे कुछ कहेंगे तो मैं फट से उनको कुछ ना कुछ कह दूँगा कि देखो मैं तो खेलते-कूदते भी फँस आ जाता हूँ। तो ऐसे में जो था, हालाँकि लेखक ने भाई साहब के सामने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके हाव-भाव रंग-ढंग से लगने लगा था। तो भाई साहब के स्वभाव में थोड़ा-सा परिवर्तन आने लगा। तो भाई साहब हालाँकि उनको समझाने का कोशिश कर रहे थे, कि तुमने अगर एक बार पास हो गए तो इसका मतलब नहीं कि तुम हमेशा ऐसे पास होते जाओगे। तुम्हारे तुम्हारे जो पास होने का तरीका था ना, तो ऐसा लगता है जैसे जो है अंधे के हाथ बटेर लगी हो। ये काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। अगर एक बार तुम पास हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम्हें अभिमानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए कई उदाहरण भी दिए। यहाँ तक कि उन्होंने रोम के राजा शाहरुख का उदाहरण दिया, रावण का दिया, शैतान का उदाहरण दिया कि ये कितने बड़े रहे हैं। क्या उनका हम हमेशा रह पाए हैं? अब रावण जो था चक्रवर्ती था, सम्राट था, अनेक देवी-देवता तक उसकी गुलामी करते थे। लेकिन अभिमानी का जो सिर होता है, हमेशा नीचे जाता है। तो भी उनका अभिमान चूर-चूर हुआ, उनका अंत कैसे हुआ? ऐसे ही शाहरुख जो थे, जो राजा थे रोम के, उनका अहंकार चूर-चूर हो गया। यहाँ तक कि दर-दर वो भटकते रहे, भीख माँग-माँग के वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ऐसे में जो शैतान है उसका भी घमंड चूर-चूर हो गया। तो घमंडी तो कभी रहे ही नहीं है ना, तो तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? अगर एक बार तुम प्रथम आ भी गए हो तो तुम्हारा दिमाग खुल के रखता है और तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। तो तुम जो है इस बात को समझ लो कि पढ़ाई आसान नहीं है। ऐसे में उन्होंने बहुत सारे विषयों के बारे में भी याद दिलाया कि जो पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल है। अब जैसे गणित है, कितना कठिन है। अलजेब्रा ज्योमेट्री तो लोहे के चने चबाने के समान है। कितने-कितने नाम याद करने पड़ते हैं। किसने कौन-सा काम किया उसको याद करना होता है। 8-8 हेनरी गुज़र गए। किस हेनरी ने कौन-सा काम किया कहना मुश्किल है। छठे की जगह 7वां, 7वें की जगह 8वां लिख दिया,
तो नंबर सारे कट जाते, 0 नंबर हो जाते हैं। तो दर्जनों जेम्स हुए, विलियम हुए, कोरियो जो है चार्ल्स हुए, अब दिमाग चक्कर खाने लग जाते हैं इन सब चीज़ों को याद करते-करते। और तुम जो है अभी जो है इतना घमंड किए जा रहे हो। ज्योमेट्री वगैरह हर चीज़, हर विषय मुश्किल है, ज़रा से भी गलत हो जाते तो नंबर कट जाते हैं। अ, ब, ज की जगह अ, ब, द लिख दोगे तो नंबर सारे कट जाएँगे। तो तुम किस फिराक में रहते हो? अभी कोई कहे इनसे कि वो नंबर क्यों काट देते हैं जो प्रेक्षक जो हैं? अगर दाल-भात रोटी खाई या भात-दाल-रोटी खाई तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन नहीं, वो तो जो किताब में लिखा होता है वही तुम्हें लिखना होता है। तुम रटो तो तब बनो, रटो और जो तुम लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे। कुछ भी आगे-पीछे तुम लिख दिया तो तुम्हारे नंबर कट जाएँगे। तो ऐसे में उन्होंने जो था भाई साहब ने उसको इतिहास की, अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में याद दिला दिया। कि तुम सँभल जाओ, अभी से सचेत हो जाओ। अगर तुम पास हो गए, अव्वल दर्जे में आ गए हो तो तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे की पढ़ाई जो है बहुत अधिक कठिन है। मेरी तुम्हें रात-दिन लगना पड़ेगा तभी तुम पास हो पाओगे। अब परीक्षा में पास होने के लिए सारी खुराफातें याद करनी पड़ेगी। यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, गणित की जो भी सारी-सारी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा की उन्होंने की, ये सारी याद करनी पड़ेंगी। जो भी प्रेक्षक चाहते हैं, किताबों में जैसा लिखा होता है वैसे के वैसे लिखोगे तो प्रेक्षक अंक देंगे, मार्क्स देंगे। अगर वैसा नहीं लिखोगे तो तुम फेल माने जाओगे। अब वो उन्होंने कह दिया कि तुम समय की पाबंदी पर निबंध लिखो और कम से कम 4 पृष्ठ होने चाहिए। तो समय की पाबंदी है, समय जो है अनमोल है, उसको बचा के रखना चाहिए, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हर कोई जानता है इससे जीवन में संयम आता है, स्नेह बढ़ता है, कारोबार में उन्नति होती है। इस छोटी-सी बात को लिखने के लिए 4 पृष्ठ क्यों भरे जाएँ? लेकिन प्रेक्षक ने कहा है तो लिखना पड़ेगा। उनकी बातें तो ऐसी है जैसे वो कहते हैं तेज भी दौड़ी और धीरे से। तो लेखक उनको लेख जो भाई साहब जो हैं, वो उनको समझाते हैं लेखक को कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब तुम्हें आटे दाल के भाव मालूम हो जाएँगे। अभी तुम छोटी कक्षा में तुम्हें नहीं पता। लेकिन बड़ी कक्षा में आते-आते तुम्हें ये सारी बातें माननी पड़ेंगी, सारा कुछ याद करना पड़ेगा। तो लेखक जो है वो उनको डरा रहे हैं, उनको भाई साहब जो उनको डराते हैं। और साथ में उनको ये भी कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। और इस बात को गिरह बाँध लीजिए यानी गाँठ बाँध लीजिए अर्थात समझ जाइए। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरी बात को नहीं समझोगे, इसको सदा याद नहीं रखोगे तो तुम्हें अंत में पछताना पड़ेगा। अब स्कूल का समय निकट हो रहा था और अगर स्कूल का समय निकट ना हो तो भगवान जाने कितनी देर तक उन भाई साहब की जो है ये उपदेश माला चलती रहती। यानी वो लगातार भाषण देते ही रहते, समझाते रहते। स्कूल का समय हो गया था इसलिए उनकी बातों को ब्रेक लग गया यानी रुक गए वो। अब पास होने पर अगर इतना तिरस्कार होता है, यानी अभी तो लेखक पास हुए हैं अच्छे नंबर से, उसके बाद भी भाई साहब उनका इतना अपमान कर रहे हैं, उनका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर पास होने पे इतना तिरस्कार हो रहा है, तो अगर फेल हो जाते तो पता नहीं प्राण ही ले लेते हो तो मेरे। अब जो था अगले दर्जे का जो भाई साहब के सामने चित्र आ गया था पढ़ाई का भयंकर चित्र, उसके हिसाब से तो उन्हें पुस्तकों से स्नेह करना चाहिए था, यानी पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए था, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतना तिरस्कार सहने के बाद भी, लेखक के मन में पुस्तकों के प्रति जो अरुचि थी, वो ज्यों की त्यों बनी रही। यानी खेल-कूद का कोई भी अवसर वो हाथ से जाने नहीं देते थे। हाँ, पढ़ते तो थे, लेकिन बहुत कम। बस इतना पढ़ते थे कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए, यानी रोज़ का काम क पूरा हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए उनको जलील होना पड़ जाए। उन्हें पता था मैं जितना भी पढ़ता हूँ, मैं पास तो हो ही जाऊँगा। लेकिन फिर भी जो थे, वो जो खेलने का आनंद जो था, वो उनका ज्यों का त्यों बना हुआ था। वो खत्म ही नहीं हो रहा था। जीवन कैसा बीत रहा था उनका? चोरों जैसा। चोर कैसे है ना छुप कर खेलना। यानी भाई साहब के पास सामने अभी भी वो उतने निडर होके, बेखौफ होके वो घूमने के लिए नहीं जाते थे। थोड़ा मान-सम्मान उनके प्रति था। इसलिए थोड़ा छुप-छुप के खेलने के लिए पूरा समय लगाते, पढ़ाई में अरुचि रखते, बस जितना ज़रूरत का है उतना काम पूरा करते। किताबों के प्रति जो अरुचि थी वो ज्यों की त्यों बनी रही। फिर परीक्षा हुई, इस बार सालाना परीक्षा में फिर संयोग से क्या हुआ कि लेखक जो है वो पास हो गए अव्वल दर्जे में और भाई साहब फेल हो गए। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? कारण ये था जो भाई साहब जो थे वो बहुत-बहुत देर तक पढ़ते थे। रात देर तक 10 बजे तक जाग-जाग के पढ़ना, सुबह 4 बजे भोर से पहले उठ जाना और स्कूल जाने से पहले 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ते रहना। इतनी मेहनत की कि उनका चेहरा तक पीला पड़ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तो वो फेल हो गए। अब लेखक जो थे वो भाई साहब पर दया उनको आ जाती है। भाई साहब अपना परीक्षा परिणाम देखते रो पड़ते हैं, तो उनको देखकर लेखक की आँखों में भी आँसू आ गए। उनको लगता था कि अगर वो भी फेल हो जाता तो शायद इतना दुःख भाई साहब को ना होता। लेकिन विधि की बात को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब लेखक को दया तो आ रही थी। अब एक मन में और आई उनकी बात, क्यों?
लेखक कहते हैं कि अब भाई साहब में और मेरे में कक्षा में 1 साल का अंतर था, यानी 1 दर्जे का अंतर रह गया था, 1 क्लास का अंतर रह गया था। एक कुटिल विचार उनके मन में आया। कुटिल होता है छल कपट वाला, बुरा विचार। तो ऐसे में उनके मन में एक बुरा विचार और आया कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएँ तो क्या होगा? तो मैं उनके बराबर हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने ही इस विचार को बलपूर्वक अपने मन से निकाल दिया कि नहीं, काश मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बुरा वक़्त है, ऐसी बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। हो सकता है वो कहते हैं कि ये मैं जो पास हो जाता हूँ, हो सकता है इसके पीछे उनकी डाँट-डपट ही हो। अगर वो डाँटते-डपटते नहीं, मुझे बार-बार ना कहते, तो शायद मैं इतना उद्दंड जाता, मैं पढ़ता ही नहीं। ये उनके उपदेशों का असर ही है जो मैं लगातार पास होता चला जाता हूँ। अगर उनका डर खत्म हो जाता तो शायद मैं पढ़ाई में मन ही ना लगाता, पढ़ ही नहीं पाता। तो उसे तो आभार प्रकट करना चाहिए भाई साहब का। अब भाई साहब के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। वो विनम्र हो गए थे और वो डाँटते-डपटते नहीं थे, थोड़ा धैर्य से काम लेते थे। उनको खुद को भी लगता था कि नहीं, डाँटने-डपटने से काम नहीं चलेगा। इधर दूसरी तरफ क्या था कि जब देखा कि हाँ, भाई साहब नहीं डाँटते, उनकी जो सहिष्णुता का था, यानी जो उनकी सहनशीलता थी, उसका इसने अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। क्या अनुचित लाभ उठाना शुरू किया? उसने लगा कि चाहे मैं पढ़ूँ, चाहे ना पढ़ूँ, मैं तो पास हो ही जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी तकदीर बलवान है। मेरी किस्मत में पास होना लिखा ही है तो मैं तो पास हो ही जाऊँगा। अब उसके लिए क्या करूँ? चाहे पढूँ, चाहे ना पढूँ। जो भाई साहब का थोड़ा बहुत डर था, पढ़ते समय का, वो बंद हो गया। अब जो है लेखक को एक नया शौक उभर आया। वो था कनकौवे उड़ाने का। कनकौवे होते हैं पतंग। अब वो पतंग उड़ाने का शौक चढ़ाया। लेकिन तो भी भाई साहब के प्रति उनके मन में जो आदर भाव था, इसलिए वो खुले में पतंग उड़ाने नहीं जाते थे। थोड़ा भाई साहब से नज़र बचा के सारे काम करते थे। जैसे पतंग की कन्नी बाँधना, डोरी खींचना, कुछ भी था, पतंग की तैयारी करना, टूर्नामेंट की तैयारी करना, ये सारे काम जो थे वो भाई साहब से थोड़ी नज़र बचाकर करते थे। ताकि भाई साहब को ये ना लगे कि मेरे मन में उनके प्रति अब लिहाज़ नहीं है, सम्मान नहीं है। तो मेरे नज़र में उनके प्रति उतना ही मान-सम्मान है जितना पहले था। चाहे वो फेल क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन मान-सम्मान मेरे मन में उनके प्रति वैसा ही है। तो ऐसे में वो छिप-छिप कर जो था पतंगबाज़ी की सारी तैयारी करता और पतंगबाज़ी का कार्य करता, यानी खेलता अपने इस नए शौक को पूरा करने में लगा रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि लेखक जो थे, वो संध्या का समय था, अपने हॉस्टल से दूर कनकौवे उड़ाने के लिए गए हुए थे। अब कनकौवे उड़ाते समय कनकौवा जो टूट के गिरी पतंग, उसको लूटने के लिए दौड़ रहे थे। आँखें कहाँ थी? आसमान की ओर थी और जो था उसके पीछे-पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। पतंग जो है वो झूमती लहराती मंदगति से आगे बढ़ती चली जा रही है और उसके पीछे-पीछे ये सारे। ये अकेले नहीं, इनके साथ बहुत सारे और इनके दोस्त थे, मित्र थे। उन बालकों की सेना थी। अपने हाथ में बाँस, झाड़दार लेके दौड़ रहे थे ताकि पतंग की डोर को पकड़ सके, पतंग को पकड़ सके। तो ये सारे दौड़े चले जा रहे हैं, लेखक भी दौड़े चले जा रहे हैं। उनको आगे-पीछे किसी को खबर नहीं कि कौन उनके आगे-पीछे आ रहा है। क्योंकि निगाहें कहाँ हैं? निगाहें तो पतंग की ओर है, आसमान की ओर है। पतंग के पीछे-पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे वो दौड़े थे, अचानक क्या हुआ कि उनकी भेंट किनसे हो गई? भाई साहब से। सामने से भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब ने जब देखा कि उनको बाज़ारी लड़कों के साथ ऐसे पतंग के लिए दौड़ रहे हैं, धेले भर के हैं, यानी सस्ती सी पतंग के लिए दौड़ रहे हैं, तो अब उनका स्वभाव उग्र तो था ही थी, गुस्से में भड़क उठे। उन्हें लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि इन बाज़ारी लौंडों के साथ तुम धेले की कनौवे के लिए तुम दौड़ते आ रहे हो। खूब उनको डाँटा फटकारा। ये ऐसी तरह से पढ़ाई करोगे क्या? क्योंकि वहाँ सड़क है, कोई समतल मैदान नहीं है, मोटर गाड़ी, ट्रामे कुछ ना कुछ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाज़ार है और बिना परवाह किए, अपनी जान की परवाह किए बिना वो दौड़े चले जा रहे थे। तो लेखक के भाई साहब को गुस्सा तो आना ही था। उन्होंने खूब डाँटा फटकारा अच्छे से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखो तुम अब छोटी नीची जमात में नहीं हो, यानी छोटी कक्षा में नहीं हो, बड़ी कक्षा में आओ। कौन-सी बड़ी कक्षा में? 8वीं में पहुँच गए और मुझसे केवल 1 दर्जा तो नीचे हो। अब तुम इस बात का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, छोटी पढ़ाई नहीं कर रहे, बड़ी कक्षा में आ गए हो, ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो कम से कम अपनी पढ़ाई का तो लिहाज़ रखो। उन्होंने कहा कि एक ज़माना ऐसा था जब 8वीं पास जो लोग होते थे, वो नायब या तहसीलदार हो जाते थे, यानी ऊँचे पद पे प्राप्त हो जाते थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो थे मिडल पास होते हैं, मिडल यानी 8वीं पास। 8वीं पास वाले किसी ज़माने में डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट बन जाते थे, यहाँ तक कि लीडर, नेता, समाचार पत्रों के संपादक, सारे ऊँचे-ऊँचे पद पे पहुँच जाते थे। यानी वो ज़माना था जब 8वीं या 10वीं की पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी और इस पढ़ाई को पास करने के बाद लोग उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे।
इसलिए वो भाई साहब उनको डाँटते हैं कि तुम्हें अपने कम से कम पढ़ाई का, अपनी पोज़ीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। जो तुम जो धेले भर के कनकौवे के लिए दौड़ते चले जा रहे हो। तो भाई साहब ने उनको जो था बहुत अधिक डाँटा, फटकारा। हो सकता है अगले साल तुम मेरे बराबर हो जाओ, ये उससे भी आगे निकल जाओ, लेकिन तुम में और मुझ में जो अंतर है 5 साल का वो हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस अंतर को कम नहीं कर सकती। यानी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तुमसे ज़्यादा मुझे तजुर्बा है। या तुम कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाओ, एमए कर लो, एमफिल, डीलिट कर कुछ भी कर जाओ, लेकिन जो ज्ञान मुझे है दुनिया देखने का, जो मुझे समझ है, वो तुम उसकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। अब हमारे घर में भी देखो कोई बड़े-बुजुर्ग हैं, वो कैसे घर को सँभाल लेते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, सारे काम-काज करते हैं। ज़रूरी थोड़ा कि उनको किताबी ज्ञान सारा है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ कभी तो तुम क्या करोगे? घबरा जाओगे, फटाफट से तार दोगे, दादा को बुलाओगे। अब दादा जो के पास अगर ऐसा होता, तो क्या वो क्या करते? किसी को तार देते क्या? नहीं, वो तो खुद ही समझ से अपनी समझ से इलाज करते तुम्हारा। ना वो घबराते, ना वो बेचैन होते, खुद से इलाज करने की कोशिश करते, नहीं तो डॉक्टर के पास ले जाते। तो तुम में और उनमें जो है अंतर है। चाहे वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको तजुर्बा ज़्यादा है। जितना पैसा हम जो है इस हॉस्टल में रहते हुए खर्च कर जाते हैं, उससे कम पैसे में तो वो पूरी गृहस्थी चला दिया करते थे। अब तुम अपने हेडमास्टर का उदाहरण ले लो। हेडमास्टर कहाँ पढ़े हुए हैं? एमए किए हुए उन्होंने और वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए। 1000 तक का वो कमाते हैं, लेकिन पहले वो घर का खर्चा खुद चलाते थे। तो जब खुद चलाते थे तो खर्चा पूरा नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि कर्जदार हो गए थे। लेकिन जब उनकी माँ ने आकर उनके घर को सँभालना शुरू किया, तो लगता है जैसे लक्ष्मी लौट आई है। यानी ये मत सोचो कि पढ़ाई-लिखाई ही सब कुछ है। तुम ऐसा मत समझो कि अगर हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, कम पढ़े हैं, तो हमें तजुर्बा नहीं है, तुम्हें ज़्यादा तजुर्बा है। तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े हैं हमारे, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी होती है, उन्हें तजुर्बा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ों को सँभाल सकते हैं। तो बड़े के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान रहना चाहिए। तुम अपने मन से जो तुम्हारा गुरूर आ गया है ना, अहंकार तुम्हें आ गया है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो तुम अपने मन से गुरूर को निकाल दो। चाहे तुम कितने बड़े ही हो जाओ, तुम उतने स्वतंत्र नहीं रह सकोगे। और मैं अपनी आँखों के सामने ये देख नहीं सकता कि मेरे सामने-सामने तुम बेराह चलो। यानी गलत रास्ते पे चलोगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम यूँ नहीं मानोगे तो फिर उन्होंने थप्पड़ दिखाया कि मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। चाहे तुम्हें मेरी मेरी बात तुम्हें ज़हर की तरह लग रही होंगी। अब भाई साहब ने जिस अपनेपन से थप्पड़ दिखाने की बात कही, तो ये जो युक्ति थी वो काम कर गई। भाई साहब की इस युक्ति के सामने जो थे लेखक नतमस्तक हो गए। श्रद्धा से उनका मन जो था सिर जो था झुक गया। उन्हें अपने छोटेपन का एहसास हो गया। उनको लगा कि नहीं भाई साहब बड़े हैं, उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव और उत्पन्न हो गया। अब जो था लेखक की आँखों में आँसू आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हरगिज़ नहीं, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपको कहने का अधिकार है। और ऐसे में भाई साहब ने फिर लेखक को गले लगा लिया। और फिर लेखक को उन्होंने भाई साहब ने कहा कि देखो ऐसा नहीं कि मैं कनकौवे उड़ाने के खिलाफ हूँ। मेरा मन भी करता है, मेरा मन भी ललचाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जो है पतंग उड़ाऊँ, दौड़ूँ, कनकौवे उड़ाऊँ। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद बेराह चलूँ। अगर मैं खुद गलत रास्ते पर चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा? तुम्हें सही रास्ते पर कैसे ले जाऊँगा? तो मेरे सिर पर तो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य मेरे सिर पर है, तुम्हारे होते हुए क्योंकि मेरे पास ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तो ऐसे में मैं कनकौवे कैसे उड़ा सकता हूँ? मैं गलत रास्ते कैसे जा सकता हूँ? अभी जो था भाई साहब ऐसी सारी बातें समझा ही रहे थे, तभी अचानक क्या हुआ कि वो एक कनकौवा जो था उनके ऊपर से उड़ता हुआ गया। अब लेखक के जो भाई साहब है वो लंबे थे कद में, ऊँचे थे, तो उन्होंने उछलकर पतंग की डोर को पकड़ लिया और जैसे पतंग की डोर उनके हाथ में आई, तो बेतहाशा वो दौड़ पड़े। तेजी से वो हॉस्टल की तरफ भागने लगे। लेखक ने देखा कि भाई साहब पतंग को लेकर भाग रहे हैं हॉस्टल की तरफ, तो लेखक भी उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़े। तो इस प्रकार ये कहानी का अंत हो गया। यहाँ जो भाई साहब के बारे में बताया गया है, जिन पर ज़िम्मेदारी आई थी अपने छोटे भाई की, उनको सही रास्ते पे ले जाना चाहते थे। और जितना उनसे बन पड़ता था उन्होंने अपने भाई के लिए किया। उनके लिए एक मिसाल पैदा की। तो कहानी बड़ी रोचक और प्रेरक रही है। आशा आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और कोई भी कमेंट जो आपको पाठ से समझ लगता है आप कमेंट में अवश्य करोगे। धन्यवाद।